जब जब नून लीग इक़्तिदार में आई, करप्शन के केसेस से जान छूट गई। मरीम नवाज इमरान खान को लाडला कहती रही, लेकिन आज पता चल गया कि लाडला है कौन। कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए, और बिल्कुल आज ऐसे ही हुआ। अब ये लंदन फ्लैट्स किसके हैं? मियां नवाज शरीफ कहते हैं कि उनके नहीं है। हुसैन नवाज ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, लेकिन मेरी बहन मरीम नवाज उनको होल्ड करती हैं। और आज अदालत ने कहा कि नहीं, मरीम नवाज के उनसे कोई ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये अब किसके हैं ये लंदन फ्लैट्स? ये बड़ा सवाल है। गरीब आदमी उसको तो लेने के देने पड़ गए जाते हैं कि आपने मोटरसाइकिल किधर से ले ली है, ये घर कहां से ले लिया है, ये कैसे आपके पास पैसे आ गए, इतना टैक्स दो। ये तमाचा है आप दोनों साहिबान की उन तमाम बातों के मुंह पे, ये जो अभी गले लगा जा रहा है, ये जो मिठाई खिलाई जा रही है। ये देखिए, रियासत होगी माँ की जैसी, है ना माँ की जैसी। इसहाक डार उनकी मम्मी, वो उनकी मम्मी, वो सबकी मम्मी, और हम सब वो मिस्र वाली मम्मी। इस औरत के चेहरे पर ये ममता भरी मुस्कुराहट देखो। ये सामने वाला बच्चा ना इसकी कास्ट से है, ना इसके मजहब से है, ना इसके कौम से है, ना इसके मुल्क से है। इसके चेहरे पे मौजूद ये दर्द देखो इसकी आंखों में। क्या ये दर्द आपके बिलावल की, आपके शहबाज शरीफ के, इनकी आंखों में नजर आता है जो अंजेलिना जोली की आंखों में? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात होगी NRO पार्ट 2 की। मुतालबे पूरे करने की बजाय किसानों को धमकियां और सैलाब ज़दगान की इमदाद पर भी हाथ साफ। शर्मनाक बल्कि अफसोसनाक खबर यह है कि सिंध में करप्शन माफिया सैलाब ज़दगान को भी मुआफ़ करने को तैयार नहीं। इमदादी जहाज कहां गायब हो रहे हैं? साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने इस पर सवाल उठा दिए हैं। दूसरी तरफ खबर है इस्लामाबाद से, जहां किसानों के मुतालबात पूरे करने की बजाय विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा इन्हें धमकियां दे रहे हैं। यह है पुराने पाकिस्तान नक्शा, जहां अवाम को तकलीफ पर तकलीफ और हुकूमती रहनुमाओं को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहे हैं। आज एक बड़ा रिलीफ मरीम नवाज को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला। अदालत ने हेवन फील्ड अपार्टमेंट्स रेफरेंस में इन्हें दी गई सजा को कलअदम करार दे दिया। ये मरियम के लिए बड़ा रिलीफ है, लेकिन सवाल फैसला सुनने के बाद मरियम नवाज की फोन कॉल पर उठाए जा रहे हैं कि उन्होंने किस अंकल का शुक्रिया अदा किया। थैंक यू अंकल, बहुत मुबारक हो आपको। मरियम नवाज को मिलने वाले रिलीफ को PTI रहनुमाओं ने NRO 2 का नाम दिया है। पेशगोई ये है कि अब जल्द नवाज शरीफ की जान भी छूट जाएगी। ये मैं नहीं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दावा है। आपने सुन लिया, जल्द अबू भी आ जाएंगे। नाज़रीन, ये बड़ा हुस्न इत्तेफाक है या निज़ाम पर सवाल निशान? माजी भी इस बात का गवाह है कि जब जब नून लीग इक़्तिदार में आई, करप्शन के केसेस से जान छूट गई। मरीम नवाज इमरान खान को लाडला कहती रही, लेकिन आज पता चल गया कि लाडला है कौन। वो इमरान खान जिसके खिलाफ अलग अलग नजरिए रखने वाली सारी जमातें एक हो गई, और तो और इसके इत्तेहादी भी हुकूमत छोड़कर PDM से जा मिले, जिसकी इस्लामाबाद में हुकूमत हो फिर भी अरबों रुपए और लोटे बाहिफाजत सिंध हाउस में पहुंचा दिए गए, जिसके खिलाफ आधी रात को अदालतें खुल गईं, जिसकी हुकूमत को एक रात में चलता कर दिया। वो लाडला होता तो PDM करके दिखाती। ये सब कैसे ऐसा होता है? लाडला के उसने इस्लामाबाद आना चाहा तो ना सिर्फ रास्ते बंद कर दिए, बल्कि मुल्क भर में रातों रात 5000 के करीब छापे मारे गए। इसके कारकुनों को चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करके गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी एक तकरीर पर इसके खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बना दिया। यही नहीं, इसकी तकरीर बराह रास्त टीवी चैनल पर दिखाने पर पाबंदी लग गई, बल्कि जिस चैनल ने इसका खिताब दिखाया वो भी सजा का हकदार ठहरा। ऐसा होता है लाडला? नहीं बीबी, नहीं। मैं आपको बताता हूं लाडला कैसा होता है। जो कौम के अरबों रुपए लूटे, अदालत का सजा याफ्ता हो और फिर बीमारी के नाम पर सबकी आंखों में धूल झोंक कर सिर्फ 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पर जेल से लंदन पहुंच जाए, इसे कहते हैं लाडला। और सुनिए, एक मुजरिम बीमार हो, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इसकी मुजरिमा बेटी की जमानत मंजूर की जाए, मुजरिम इलाज के नाम पर लंदन चला जाए और तीमारदारी करने के लिए जमानत पर रिहा इसकी बेटी सरकारी प्रोटोकॉल में आज़ाद घूमती रहे और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़े, इसे कहते हैं लाडलापन। मजीद सुनने की बात यह है कि जिसके दामन पर अरबों रुपए की करप्शन के मुकदमा चल रहे हैं और वक्त का वज़ीर आज़म इसे अपने खुसूसी तैयारे में बिठाकर मुल्क से फरार करा दे, निज़ाम चूं भी ना करे, जो अदालत से इश्तिहारी करार दिया गया हो और एक बार फिर वो वक्त के वज़ीर आज़म के जहाज़ में बैठकर वापस आ जाए, वही अदालत पुलिस को इसकी गिरफ्तारी से रोक दे, वो सेनेटर का हलफ उठाए और मुल्क का वज़ीर ख़जाना बन जाए, इसे कहते हैं लाडला। और ये होता है लाडलापन और ये होता है लाड।
अशराफिया से लाड प्यार का ये सिलसिला आखिर कब तक चलेगा? आज के अदालती फैसले के बाद मंजरनामा क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। सिद्दीक जान नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। सिद्दीक जान, फिर एक दफ़ा हमने देखा रसगुल्ले और मिठाइयाँ, ये हमारा निज़ाम इंसाफ है कि जब हुकूमत मिल जाए तो सारे रास्ते खुल जाते हैं, इसीलिए हुकूमत में आया जाता है। इसीलिए हम देखते हैं जितने करप्ट अनासर होते हैं वो कोशिश करते हैं, जितने माफियाज होते हैं, चाहे हम शुगर की बात करें कोई और, वो सियासतदानों से जुड़ते हैं कि हुकूमत में आ जाएंगे तो सब साफ हो जाएगा। देखिए, मैं उसाम भाई आपकी इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि हुकूमत में आ जाए तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। मामला कुछ और है, और वो आपको भी पता है कि सिर्फ हुकूमत उस वजह से ही हुकूमत मिली और उसी वजह से ही ये केसेस जो है ये सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन उसामा गाजी साहब, पहली तो बात यह कि आज वैसे उनके रसगुल्ले खाने बनते हैं। आज मैं उनसे इख्लाफ नहीं करूँगा कि रसगुल्ले खाने नहीं बनते, क्योंकि कहा जाता है कि इंसाफ ना सिर्फ होना चाहिए बल्कि होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। और बिल्कुल आज ऐसे हुआ कि इंसाफ ना सिर्फ हुआ बल्कि होता हुआ नज़र भी आया। लेकिन उसामा गाजी साहब, एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि अब ये लंदन फ्लैट्स किसके हैं? क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ कहते हैं कि उनके नहीं हैं, हसन नवाज हुसैन नवाज के हैं। हुसैन नवाज ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं, लेकिन मेरी बहन मरियम नवाज उनको होल्ड करती हैं। और आज अदालत ने कहा है कि नहीं, मरियम नवाज के उनसे कोई तल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये अब किसके हैं ये लंदन फ्लैट्स? ये बड़ा सवाल है। मेरा ख्याल है कि हुकूमत के पास अच्छा मौका है कि ये जो किसान बैठे हैं इस वक्त इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं, इनके ऊपर एक FIR दर्ज करें कि ये हैं असल मालिक, ये जो लंदन फ्लैट्स हैं, इनका ये कारनामा और करतूत है इन किसानों का, ये हैं इन फ्लैट्स के मालिक, इनको FIR करें और इनको अंदर कर दें। या वो जो लंदन में मरियम और निज़र साहबा के साथ जिन्होंने एहतजाज किया और वो जो सारा मामला पेश आया, उन 12-14 बंदों के नाम पे करवा दें, उनके नाम लगा दें कि ये हैं असल मालिक लंदन फ्लैट्स के, ये हैं इनके मालिक बेनिफिशरी, और उनके ऊपर FIR करवा दें और उनको दे दें। भाई किसी को तो दे देना ये लंदन फ्लैट्स। भाई मियाँ साहब कहते हैं मेरे नहीं है, हसन नवाज हुसैन नवाज कहते हैं कि मरियम नवाज के हैं, मरियम नवाज के बारे में अदालत कहती है कि उनके नहीं। किसके हैं? बात यह है कि क्या सवाल मोटे मोटे हैं आवाम के लिए, बाकी टेक्निकल बातों को छोड़ दें। जो वाइट कलर क्राइम है उसमें किसी को बचाना हो तो 1001 तरीके हैं, और अगर उसको कन्विक्ट करना हो तो बड़ा मुश्किल है। उसके लिए अदालत को बहुत कुछ देखना पड़ता है। अब मुझे बताएं, क्या इसमें आज मरियम नवाज ने क्या मनी ट्रेल दे दी है कि हमने पैसे कमाए कैसे, भिजवाए कैसे? क्या मियाँ नवाज ने मनी ट्रेल दे दी है? क्या रसीदें दिखा दी हैं? क्या मलकियत के डॉक्यूमेंट्स दिखा दिए हैं? बात यह है कि पहले सुप्रीम कोर्ट हो या एहतसाब अदालत हो, वो कहते थे कि जब शरीफ खानदान इन लंदन फ्लैट्स में रह रहा है तो अब इन्होंने ही मनी ट्रेल देनी है, इन्होंने ही इसके डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं। लेकिन आज अदालत ने कहा कि नहीं, नैब ने साबित करना है कि ये इनके हैं, नैब ने साबित करना है इन्होंने कैसे खरीदे हैं। तो इस तरह से तो वाइट कलर क्राइम कभी भी साबित नहीं हो सकता। देखें, एक देखने वालों के लिए बड़ी एक आसान फहम बात बता रहा हूँ कि अगर मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, अगर मैं पब्लिक हाउस होल्डर हूँ, मैं कोई सरकारी ओहदा रखता हूँ, मेरा कौमी खजाने तक अप्रोच है, मेरी एक्सेस है, मेरी तनख्वाह है 5 लाख रुपए महीने की, साल की बनती है 60 लाख रुपए, और अगर मेरे पास गाड़ी आ जाती है 2 करोड़ रुपए की, तो मेरा क्योंकि कोई और तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मुझे नैब ये नोटिस भेजेगा कि तुम्हारी तनख्वाह साल की मिला के 60 लाख बनती है, तुम्हारे पास 2 करोड़ की गाड़ी आ गई, कहाँ से आई है? गाड़ी तो मेरे पास है, मैं ऑन कर रहा हूँ गाड़ी को, या तो मैं बताऊँगी गाड़ी मेरी नहीं है, ये किसी और की है, और मैं उसके डॉक्यूमेंट्स दिखा दूँ कि उसकी गाड़ी है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जब गाड़ी भी मेरे पास है और मेरी तनख्वाह भी 60 लाख बनती है और 2 करोड़ की मैंने गाड़ी ले ली, अब साबित मैंने करना है कि मैंने कहाँ से ली है। ये है नैब का कानून। लेकिन अब यह कहा गया कि नहीं, नैब ये साबित करे कि इसने 2 करोड़ की गाड़ी कहाँ से ली है, नैब ये साबित करे कि इन्होंने लंदन फ्लैट्स कहाँ से लिए हैं। मुझे बताएं, जो करप्शन और लूट मार करता है, जो किकबैक्स लेता है, वो अपने अकाउंट्स में किकबैक्स लेता है, वो अपने अकाउंट्स में पैसे मंगवाता है। दूसरी बात यह है कि नैब के पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो JIT जब बनी थी, जो बाहर से डॉक्यूमेंट्स आए थे, उसके बाद कमरुज़्ज़मान चौधरी थे चेयरमैन नैब, उन्होंने तो उस तरह से काम किया ही नहीं था। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पे बड़ा सवाल अब यही है कि लावारिस हो गए लंदन फ्लैट्स, कोई वारिस उनका नहीं रहा। अच्छा। और या तो उनको कोई कहीं पे कोई इश्तिहार दे दें कि लावारिस हैं, कोई वारिस इनका आ जाए और ले जाए इनको, वरना आप लंदन फ्लैट्स लावारिस हैं, क्योंकि अदालत ने कह दिया कि मरियम का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे BBC का इंटरव्यू भी याद आ रहा है, और उसमें हसन नवाज साहब जो मियाँ छोटे बेटे हैं, उन्होंने कहा था मैं यहाँ रहता हूँ इन फ्लैट्स में, मुझे पता नहीं ये किसके हैं, इनका किराया आ जाता है, मैं तो स्टूडेंट हूँ। इमरान खान साहब इस सारे मामले पर क्या कह रहे हैं मुजफ्फराबाद जलसे में? और अब तो यह है कि नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं रुक सकता बरतानिया, इलाज का हमें पता नहीं। तो नूर आरफीन, हमारे यहाँ झूठ का कोई मसला नहीं है। जिस तरह मैंने BBC के इंटरव्यू का हवाला दिया, नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में खड़े हो गए, नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहता है ये है जनाब वो ज़राया, और उसके बाद उनका वकील अदालत में कहता है जी वो एक सियासी बयान था, उसको छोड़ दें। कतरी ख़त हमारे सामने आता है,
लंदन तो क्या पाकिस्तान में जायदादें नहीं थी। मरीम साहबा आज तक उनका वो चलता है क्लिप के जी लंदन तो क्या पाकिस्तान में मेरे भाइयों की, मेरी वालदा की पता नहीं कहाँ से जायदादें ले आए हैं, फिर वो उनको ओन भी करते हैं। तो ये मुल्क में इसी तरह से चलता रहेगा। एक तनख्वाहदार तबका, एक गरीब आदमी, उसको तो लेने के देने पड़ गए जाते हैं कि आपने मोटरसाइकिल किधर से ले ली है, ये घर कहाँ से ले लिया है, ये कैसे आपके पास पैसे आ गए, इतना टैक्स दो। लेकिन जो हमारी अशराफिया है वो हमेशा बच जाएगी। मेरी एक तजवीज़ है उसामा कि हम इस प्रोग्राम को संजीदा प्रोग्राम ही रहने दें। ये जो मुसलसल पिछले कुछ दिनों से हम इसे मज़ाहिया प्रोग्राम समझ करके और दिलो जान से करते चले आ रहे हैं, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी वाक़ई हूँ इस हवाले से कि मुझसे अपनी हंसी ऑनियर भी बर्दाश्त नहीं होती है। अल्लाह जानता है और उसका रसूल जानता है कि जिस तरह से ये जो अब तक हंसी मजाक होता रहा है, इस पर मैंने किस तरह से अपने कहकहों को बाहर आने से रोका है। ये तमाचा है आप दोनों साहिबान की उन तमाम बातों के मुंह पे ये जो अभी गले लगा जा रहा है, ये जो मिठाई खिलाई जा रही है। मेरा ख्याल है आप सिर्फ ये फुटेज चलाते रहे और मैं पहले दिन से जो बात कहता चला आ रहा हूँ, आज आरफीन नामा में दोबारा कहूँगा, परसों भी मैंने ये बात कही थी, ये सब उन तमाम बातों का जवाब है। मैं ये सारी बातें करके भूल भी चुका हूँ और आप साहिबान को याद ही नहीं रहती। आप फिर वही घिसी पीटी चीज़ें लेकर के आते हैं, मुल्क में इंसाफ नहीं है, बताओ नैब ने ये कर दिया। और भाई आपको चाहिए था 2 किलो मिठाई सेट पे ला के बांटते, आपको चाहिए था कि कराची में भी किसी से हमें भी ला करके मिठाई और लड्डू पेड़े वगैरह खिलवाते। ये है, ये देखिए रियासत होगी माँ के जैसी, है ना माँ के जैसी। इसहाक डार उनकी मम्मी, वो सबकी मम्मी, और हम सब वो मिस्र वाली मम्मी, बैठ करके हम सब तमाशा देख रहे हैं। और आप ऊपर से ऐसे ऐसे सवालात पूछ रहे हैं कि आदमी को समझ में नहीं आता कि या तो अपना सर फोड़ दे या तो सवाल पूछने वाले से कहे कि भाई तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है। तो मैं आज आपसे ये ऑनियर पूछता हूँ कि भाई मैंने ऐसा क्या काम किया है कि आप मुझसे ये डी पे ला करके रख के छोड़ देते हैं और अब मेरी बर्दाश्त पे आ जाता है कि मैं गोल ना करूँ। कैसे ना करूँ? ये क्या मुल्क में पहली बार हो रहा है? उसामा गाजी, कोई खुदा का खौफ करो यार मेरे भाई, आप मुझसे सीनियर हो। आप उस वक्त आपका चांद उरूज पे था जिस वक्त मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर था। मैं ये बात पहले भी आपको बता चुका हूँ। मैं आपको देख करके सोचता था कि यार ये आदमी, और मैं आज भी आपका मोतरिफ हूँ, लेकिन ये जो आप सवालात करते हैं ना, ये सवाल सिर्फ उस पर अच्छा लगता है वो जो अपने तौर पर मासूमाना सवालात कर रहा होता है। अहमकाना को मासूमाना का उसने नाम दिया हुआ है। आप तो बड़े मैच्योर आदमी हैं यार, आप इस तरह के सवालात करेंगे तो हम गरीब कहाँ जाएंगे भाई। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा कि जिसने हुकूमत संभाली है उसके सारे केसेस 2 मिनट में दिन ताक हो गए। और ये आखिरी मरतबा भी ये जलवे आप नहीं देख रहे हैं। अभी आप सुनवा रहे थे वो बड़ा मज़ेदार वो साउंड बाइट था। जी अंकल, थैंक यू अंकल। मैं आपसे चैलेंज करता हूँ, आपको और सिद्दीक जान दोनों को पता है कि वो अंकल कौन थे। इस तरह के अंकलों से ये मुल्क भरा पड़ा है और चल रहा है, और ना आप उनका नाम ले सकते, ना मैं नाम ले सकता हूँ, ना सिद्दीक जान, सिर्फ मुस्कुरा सकते हुए। तो अंकलों की तरफ मत जाए, मामला बहुत ख़राब हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि ये जो दिलासे दे रहे हैं कि अब्बू आ जाएंगे, तो अब्बू इस मुल्क से गए कभी नहीं थे। अब्बू तो सिर्फ इस मुल्क से भेजते और वापस लाने के फैसले करते हैं। भाई आपका सवाल थोड़ा सा गड़बड़ेशन की तरफ था। अब्बू यहीं रहते हैं, अब्बू फैसले करते हैं कि किस बदबख्त ने बाहर जाना है अपना एक्सरे दिखा के और किसने वापस आना है। आप देख लीजिए, जिस तैयारे की आप बात कर रहे हैं कि उस तैयारे में भर करके इसहाक डार साहब वापस आए, उसी तैयारे में भागे थे ना भाई। आप उस तैयारे के बारे में बात कर लेंगे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। उसामा गाजी भाई, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं यार, कुछ मुझ पे रहम कर लो। तो इसके बाद तो जो आरफीन बात कर रहे हैं, जिस तरह हम देखते हैं यहाँ लुट जाता है गरीब आदमी। कराची में रोज़ ये हो रहा है, कोई वहाँ पर उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई उनका पीछे नहीं जाएगा। और अगर किसी ने जाने की कोशिश भी की तो उसको पता लगेगा कि जनाब यहाँ तो धक्के हैं। लेकिन यहाँ जो ताकत का महवर बन जाते हैं, जब उनके लिए हर चीज़ हो जाती है। यानी अब आप देखें ना, वाकई नैब ख़त्म हो गया, अब तो सारा कुछ खत्म हो गया। तो सिद्दीक जान, अब ये मुल्क चलने लग जाएगा। अब जिस तरह ये जो किसान एहतजाज कर रहे हैं, अगर हम उसको भी देखें तो ये बात तो सारी पीडीएम की लीडरशिप ने कही। क्या जरदारी साहब, क्या शाहिद खान अब्बासी, उन्होंने कहा जी नैब के होते नहीं चल सकता ये। और फिर खुर्रम दस्तगीर साहब से लेकर दीगर के मियाँ जवेल लतीफ़, उन्होंने बताया कि हम किस लिए आए हैं, वरना केसेस आगे चल जाने थे। अदालतें, जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि जी एहतसाब अदालतों में इजाफा किया जाए, वो सब कुछ हो जाना था। तो वो कह रहे हैं, सबके सामने कह रहे हैं। तो फिर आरफीन सच्चे हैं
कि हम फिर किस लिए ये रोते हैं। ये मतलब हम करप्शन के खिलाफ बोलना छोड़ दें जब नज़र आ रहा है कि यहाँ पर यही सब कुछ होना है और जो इक़्तिदार में आ जाएगा बस वो जो मर्जी करता रहे। लेकिन इनका क्या होगा, इन किसानों का क्या होगा, इस गरीब कौम का क्या होगा जिनके लिए कहा गया कि नैब खत्म हो जाएगा तो मुल्क चलेगा। तो अब उनके लिए क्यों नहीं चल रहा मुल्क? देखें, एक तो मैंने नूर भाई की बात सुन के और मैंने अभी एक नारा मेरे जहन में आया है कि अंकल को इज्जत दो। अब नया नारा ये होना चाहिए, अंकल को इज्जत दो, वोट को इज्जत ना दो, अंकल को इज्जत दो, क्योंकि जाहिर है अंकल नहीं जो है इसमें सपोर्ट करना है। और दूसरा एक बात का एतराफ़ करना चाहिए कि नूरुल आरिफीन साहब की संगत और सोबत में बैठ के एक बात का तो मैं बिल्कुल कायल हो गया हूँ कि जो हम रोज़ बात करते हैं कि मुल्क की सलामती ख़तरे में पड़ गई, मुल्क की सलामती दो पे लग गई, मुल्क की इज़्ज़त दो पे लग गई, इस बात से मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ नूरुल आरिफीन साहब की कि कौन सी इज़्ज़त भाई, कहाँ की इज़्ज़त। जब जिस मुल्क में एक ऐसा शख्स जिस पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की, उसी दिन वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए, उसके बेटा वज़ीर आला पंजाब फिर बन जाए और जो उसका सज़ा याफ्ता मुजरिम भाई है वो बाहर बैठकर और आर्मी चीफ की तकर्री का फैसला करे, उसकी जो भतीजी है वो कोई मनी ट्रेल भी ना दे, कोई रसीदें भी ना दे और वो बरी हो जाए, और उसका जो बाहर बैठा हुआ एक सज़ा याफ्ता इश्तिहारी फरारी मुजरिम और मफरूर है, उसका समधी जो इश्तिहारी है वो वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में जाए और वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में आकर वज़ीर ख़जाना बन जाए, जहाँ पर नैब को ख़त्म कर दिया जाए, जहाँ पर 50, 60, 70 नैब रेफरेंसेस वापस एहतसाब अदालतों से नैब को भेज दिए जाएँ, जहाँ पे नैब पे अपना बंदा बिठा दिया जाए, जहाँ पर नैब के अपनी मर्जी के कानून बना दिए जाएँ, जहाँ FIA ज़मानत दे और उसको चैलेंज ना किया जाए, जहाँ पे एक सज़ा याफ्ता मुजरिमा को रेंजर्स की सिक्योरिटी दे दी, उस वक्त तो मुजरिमा थी ना, ज़मानत पर रिहा थी, और जहाँ पे जो है वो 74 रुकने काबीना बन जाए, जहाँ पे करप्शन लूटमार आम सी बात हो, तो वहाँ पे किस बात की इज्जत, किस बात की मुल्क की सलामती। और फिर ये जो बार बार कहा जा रहा है कि जी वो जो ऑडियोज आई है मुल्क की सलामती खतरे में पड़ गई है, पहले कौन सी ऐसी बात है जो इस हुक्मरान खानदान को पता होती है तो वो बाहर नहीं निकलती? ये तो खुद यहाँ जलसे करते रहे कि पाकिस्तान की दुश्मन पाकिस्तान की फौज है, पाकिस्तान भारत की फौज नहीं है। ये जिस तरह से PDM के जलसों में पाकिस्तान के खिलाफ तकरीरें करते हैं, पाकिस्तान के दारों के खिलाफ कोई ढकी छुपी नहीं है। गुजरांवाला में मियां नवाज की तकरीर किसे याद नहीं है। बात यह है कि बेइज्जती तो हम तब महसूस करें कि हमारी कोई इज्जत हो। ये जो आज हुआ है ये भी मैं तो समझता हूँ ये नॉर्मल सी बात है। मुझे तो एक ही फिक्र है और वो फिक्र यह है कि अब उनका वारिस कौन है, वो लावारिस हो गए। मुझे तो लंदन फ्लैट्स की फिक्र है कि वो लावारिस हो गए। मुझे ख्वाजा आसिफ की बात भी याद आ गई। मैं तो वो जुमले भी नहीं दोहरा सकता जो हमारे इदारों के बारे में बोल चुके हैं, लेकिन अब चुके, लेकिन आगे हम बात कंटिन्यू कर लेंगे। मुझे इन किसानों पर तरस आ रहा है। नूरुल आरिफीन, इनका क्या कसूर है? इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, ये सिर्फ हुक्मरानों के लिए रिलीफ मिल सकता है, इनके लिए कुछ नहीं है। जी बिल्कुल, इनके लिए फांटा की गोली है। राना सनाउल्लाह साहब इनको दे रहे हैं, पिछली दफ़ा भी दी थी, वो चूसते हुए चले गए थे। इस दफ़ा भी वो ये गोली लेकर के शुक्रिया अदा करें और टाइम फिश। अच्छा आरिफीन, मुझे बिल्कुल दुरुस्त है इनके लिए। मैं जब सवाल कर रहा था उसी दौरान प्रोड्यूसर साहब ने ब्रेक का चुके कह दिया था, तो अब मुझे कह रहे हैं मेरा सवाल शायद लंबा हो गया। मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद हम सैलाब ज़दगान के हवाले से बात करेंगे। वहाँ फिर हमें मानना होगा कि नूरुल आरिफीन साहब सही कहते थे कि जनाब ये जो सामान आएगा ये भी करप्शन की नज़र हो जाएगा। मुझे बिल्कुल इस बात पे नहीं था कि इतना हम गिर सकते हैं, लेकिन अब ये खबरें आ रही हैं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, वही एहसन इकबाल साहब जो कि हम ब्रेक से पहले करप्शन के हवाले से बड़ी बात कर रहे थे। एहसन इकबाल साहब ने कहा कि जी करप्शन पाकिस्तान में भी इतनी है जितनी दुनिया भर में है, लिहाजा कोई इतना इशू नहीं है। और मुझे मियां नवाज शरीफ साहब का जुमला याद आ रहा है जब वज़ीर आज़म थे कि करप्शन के पीछे जाएंगे तो फिर बाकी मामलात कैसे हम देखेंगे, तो करप्शन देख ही नहीं सकते हम। अब वो फरमा रहे हैं एहसन इकबाल साहब के 2 साल तक लग सकते हैं सैलाब मुतासरीन की बहाली में। 2 साल। वैसे इनको तो रिलीफ तो 5 महीने में मिल गया, लेकिन सैलाब ज़दगान को रिलीफ देने में 2 साल लग सकते हैं। और इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध, के सैलाब ज़दगान की इमदादी जहाज़ PP हज़म कर रही है। 7 दिन सिर्फ वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब पाकिस्तान रहे हैं, बाकी वो बाहर ही हैं और लोगों की इमदाद के लिए वो नज़र नहीं आ रहे। अब जो बात हम ब्रेक से पहले कर रहे थे आरिफीन के, एक तरफ हमने देखा किसान और ये कौम सैलाब में डूब गई, बाकी जो किसान बच गए हैं वो महंगाई में डूबे इस्लामाबाद में बैठे हैं, इनके लिए कोई रिलीफ नहीं है। तो आपको इमरान इस्माइल की बात में कोई वज़न लगता है कि ये बाकी जहाज़ के जहाज़ गायब हो रहे हैं इमदाद के? अच्छा, मैं सिर्फ अपने कंधे पे रख करके जवाब दूंगा, मुझे किसी और के सहारे की ज़रूरत नहीं है। ये बातें जो कही जा रही हैं
क्या वो बातें मैंने पहले नहीं कही, तो इसलिए किसी और की बात की वजाहत करना या उसको आगे लेकर के चलना मुनासिब नहीं है। देखिए, बात यह है कि अभी आपने ख़ुद कहा कि जब ख़ुद को रिलीफ देना था तो 5 माह बहुत थे, और जब दूसरों को रिलीफ देना है, जब लोगों को, आवाम को रिलीफ देना है जिनकी मसीहाई के लिए आप इक़्तिदार में आए हैं, बकौल आपके, महंगाई कम करने के लिए आप इक़्तिदार में आए बकौल आपके, तो आपको 2 साल चाहिए। भाई, ये हमेशा से हुकूमत वालों का, हमेशा से, कोई एक हुकूमत भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक वज़ीर आज़म भी एक्सेप्शन नहीं है। ये सब जब साबिक़ हो जाते हैं ना, तब इनको समझ में आता है जमहूरियत, अवाम के हुकूक़, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, फ़लाना ढिमकाना। अभी ये हुकूमत में इनको भी ये सब कुछ नज़र नहीं आएगा। मैं दिन रात इन पर तबर्रा करूँ, आप इन पर इंट्रो की बरसात कर दें, सिद्दीक़ जान कुछ भी करता रहे, ये नहीं सुनेंगे। इसलिए कि हुक्मरानों की आँखें बंद होती हैं, उनके कान बंद होते हैं। उनका सिर्फ़ एक मिशन होता है, लूटो और फिर फूटो। पाकिस्तान में हुक्मरान हमेशा से यही करते आए हैं, और जब तक हम खुद आवाम अपनी तरजीहात नहीं बदलेंगे तब तक ये सब कुछ ऐसे ही होता रहेगा। हर एक घर में दिया भी जले, अनाज भी हो, अगर ना हो कहीं ऐसा तो एहतजाज भी हो। अब एहतजाज होने लगा है, अब एहतजाज होने लगा है, थैंक गॉड। रहेगी कब तलक वादों में कैद खुशहाली, हर एक बार ही कल क्यों, कभी तो आज भी हो। हुकूमतें कभी भी आवाम को आज रिलीफ नहीं देंगी। आज रिलीफ आवाम को दे दिया तो फिर आवाम के मुंह में ज़बान आ जाएगी, फिर वो सवाल करेंगे। उनको ATM की, आटे की, घी की, तेल की, शक्कर की लाइन से अगर निकाल दिया, अगर उनको पेट्रोल के लिए ख्वार होने से रोक दिया, तो फिर वो आपसे सवाल करेंगे, गवर्नेंस के बारे में पूछेंगे। इसलिए मुनासिब यही है इस लूली लंगड़ी जमहूरियत के लिए कि अवाम इसी तरह से खजल रहें, अवाम के सो कॉल्ड मसीहा इसी तरह से कभी लंदन, कभी दुबई, कभी बरतानिया, कभी अमेरिका भागते रहें, फ़रार होते रहें चप्पल छोड़ करके। उसके बाद उसी इज़्ज़त से, उसी तमतराक के साथ वो वापस आते रहें जिस तरह से इस दौर में आ रहे हैं। उसी तरह से बगलें बजाई जाएँ, शादियाने बजाई जाएँ, उसी तरह से केसेस भुगताए जाएँ, फारिग किए जाएँ। आप इनकी मुल्क में मौजूदगी के बावजूद इनका कुछ नहीं कर सकते हुजूर। ये एस केस तो मैं इसको तो किसी गिनती में ही नहीं रखता। मैं फिर आपका और सिद्दीक़ जान का दिल रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, केस बनाते रहो। केस बनाने से क्या होता है? केस बनाने से कुछ भी नहीं होता। यहाँ केस की तो लॉन्ड्री है ना। यहाँ एक केस निकलता है तो दूसरा केस खुल जाता है, यहाँ दूसरा बंद होता है तो तीसरे और चौथे की लाइन लगी होती है। केस क्या होता है यार? ये इसी तरह से चलता रहेगा, इसमें कुछ भी बदलना नहीं है। ये दरहकीकत मौरूसियत है, ये बदतरीन आमरियत है। लेकिन अब ये आमरियत शख्सी नहीं रही, ये ग्रोही आमरियत हो गई है, क्योंकि एक पूरा गैंग, एक पूरा टोला मिलकर के हम पर आमरियत मुसल्लत किए हुआ है, हुकूमत कर रहा है। देखो, बिलावल इंटर्नशिप पे निकले हुए हैं, किसी को कोई फ़र्क पड़ रहा है? मैंने परसों भी कहा था कि दुनिया भर को वो रुलाने के चक्कर में है कि देखो यहाँ सैलाब मुतासिरा 6 लाख औरतें हामला हैं, उनकी बला से। परसों में मैंने कहा था 6 की 6 मर जाएं, 6 की 6 लाख मर जाएं, उनकी बला से। उनका अपना सगा बाप यहाँ अस्पताल में है, वो वहाँ इंटर्नशिप पे हैं, वो वहाँ इंटर्नशिप पे हैं। अब ये मत कहना कोई कि वो पाकिस्तान के लिए बाहर है, वरना मैं बहुत बुरा मान जाऊँगा, और अगर मैं बुरा मान गया तो फिर बहुत रोलाऊँगा। वो पाकिस्तान के लिए बाहर नहीं है भाई, वो एक तफरीही ट्रिप है, वो एक जॉय ट्रिप है, जॉय राइड पे हैं वो, ठीक है। ये एक को देखो, बलूचिस्तान में आपने उस दिन परसों खबर दी थी कि बलूचिस्तान में उनको मानी टुक्कर मिल रहा है। ये वही साहब है जिनको औरत की हुक्मरानी हराम लगती थी। अब इनको बलूचिस्तान में से भी केक में से हिस्सा मिल रहा है, इसलिए कह रहे हैं कि ओहो ओके टेक है। उन्होंने आज नोटिस लिया है इमरान खान की ऑडियो लीक का। अबे इमरान खान की ऑडियो नहीं, वीडियो आने दो भाई सानू की। मैं मामा हूं इमरान खान का, तुम्हें क्या लेना देना उससे? तुम वजीर आजम ना बन सकते थे, ना सदर कभी बन पाओगे, तुम तक्कड़ करते रहो, लेकिन ऑडियो लीक में तुम्हारा क्या लेने देना है? तुम्हारे बारे में सब जानते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जो किसी को नहीं पता? आज हालत मजबूरी मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। हजरत उमर का दौर अब याद नहीं आ रहा? अब ये सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ देने का ख्याल किसी को छू करके नहीं गुजर रहा? अब बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, सर सजदे में और दिल लगाबाजी में माज़अल्लाह। अब ये बात जिस तरह आरिफीन कर रहे हैं सिद्दीक़ जान, एक तरफ सैलाब ज़दगान है, अब उसकी आड़ में सियासत इस तरह हो रही है कि जी अभी इलेक्शन नहीं हो सकते, अभी तो 2 साल हमें इनको रिलीफ देने में लग जाएंगे,
तो ये जो किसान आ गए हैं इनको रिलीफ देने में क्या आर है, या ये कि नज़र आ रहा है कि किसान बाहर आ गए, इन्होंने में वोट तो देना नहीं, तो अब हम 2 साल तक जनाब ये सैलाब ज़दगान की इमदाद के नाम पर हम कहें जी ना इलेक्शन हो सकते हैं इस मुल्क में, कुछ और नहीं हो सकता, हमारी तो तवज्जो यहाँ है, हम बाहर जा रहे हैं इनके लिए, हम अदालतों से रिलीफ ले रहे हैं इनके लिए, ये सारा जो हम मुल्क में आए हैं ये सब इनके लिए आए हैं, लेकिन वो सड़कों पर है। देखें, किसानों का जो गम गुस्सा है उसको थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ अल्फाज में तो बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप उसका अमली सबूत देखना चाहते हैं तो वो मैं आपको एक वीडियो जो है वो व्हाट्सएप कर दूँगा, क्योंकि कल रात सारी रात बोल की टीम किसानों के दरमियान रही, क्योंकि कल रात उनके ऑपरेशन का ख़तरा था। तो मैंने आप वाला काम किया कि मैंने फुल टॉस दे दी एक किसान को, और आगे उनमें जो है नूर अरफीन साहब की रूह आ गई। तो उन्होंने उसके बाद जो जवाब दिया वो मैं आपको व्हाट्सएप कर सकता हूँ, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो कितने जो है वो गुस्से में थे। अब नूर अरफीन साहब की तो मेहरबानी है, ये टीवी पे बैठे होते हैं तो थोड़ी सी जो है वो मोहतात हो जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि टीवी पे नहीं थे तो उस फुल टॉस पे जो उन्होंने छक्का मारा है वो गेंद जो है वो बहुत दूर तक गई है, इतनी दूर तक गई है कि वो फिर बड़े मामलात गड़बड़ हो गए। देखें, कल रात इन्होंने ये किया कि इनकी अब मुझे समझ नहीं आती हुक्मरान जमात की, इन्होंने जब देखा कि किसान थोड़े से रह गए, क्योंकि किसान बेचारे 2-3 दिन से ट्रैवल कर रहे थे, शदीद थके हुए थे, खाना उनके पास था नहीं, ख़राब हो गया खाना जो लाए थे साथ, पानी पीने का था नहीं, दो किसान मुख्तलिफ पार्क्स में जाके गाड़ियों में जाके सो गए। इनको ये लगा, इनके किसी दरबारी ने इनको कहा ये तो चंद दर्जन किसान रह गए तो ऑपरेशन करें और इनको उठाएं, ये क्या आ गए यहाँ पे मुंह उठा के और अजीब व गरीब मुतालबात लेकर। जैसे इन्होंने ऑपरेशन की तैयारियां की तो किसानों ने अनाउंस किया, और वो जो उनका एक तरीका है वो तो वैसे ही रात को जागने के आदी हैं, वो स्टेज से बार बार ऐलान होता रहा जाग जाओ तो पानी लाने की बारी आ गई है, जिस तरह से वो पानी लगाने की बारी आती है और वो रात को पानी लगाते हैं। और फिर उसामा गाजी साहब और नूर अरफीन साहब चंद मिनट के अंदर अंदर ताहद निगाह किसान थे, सब नींद से जाग कर आ गए और फिर उन्होंने पोजीशनें संभाल ली। पुलिस का पूरा इरादा था रात को कि तसादुम हो और पुलिस को मौका मिले, लेकिन मैं किसान क़यादत जो उनके खालिद हुसैन बाट साहब हैं, जो मियाँ उमैर मसूद हैं, जो उसामा शौकत हैं, उन लोगों को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा पुलिस हमारी है, हमारे भाई हैं, कोई इनसे करवाना चाहता है हम पहल नहीं करेंगे। और ऐलान किया गया कि मुसलमान कभी पहल नहीं करता, हम पहल नहीं करेंगे, लेकिन अगर पहल की गई तो फिर जिम्मेदार हुकूमत होगी। देखें, किसान अपने जायज़ मुतालबात के साथ बैठे हैं, कोई एक मुतालबा उनका हुकूमत बता दे कि नाजायज़ है, हुकूमत जितने पैसे टीवी चैनल्स को दे रही है ना कि किसानों के एहतजाज मत दिखाओ, यकीन करें 2-3 मुतालबात उनके इन्हीं पैसों से पूरे हो जाएंगे। इनकी हमाकत देखें, इनकी आप अकल देखें, इनका आप शऊर देखें, इनकी आप जहालत देखें कि ये चैनलों को पैसे दे रहे हैं कि किसानों को मत दिखाओ, किसानों के मसाइल हल नहीं कर रहे। यार किसान कोई लंदन में जदादें बना लेंगे, कोई वो भारत से पावर प्लांट मंगवा लेंगे, या कोई वो 4 बराज़मों में अपने कारोबार सेट कर लेंगे। भाई वो अगर पैसे आप उनको फैसिलिटेट करेंगे तो वो इसी जमीन पे खर्च करेंगे ना, और किसान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। बिल्कुल सही। और मैं समझ से बालातर है कि अभी आज उन्होंने मुज़ाकरात उनसे शुरू किए हैं, पहले तो बात भी नहीं कर रहे थे उनसे। और किसानों का मैं आपको बता दूं, जिन मैंने क़यादत का नाम लिया वो बड़े क्लियर हैं कि वो यहाँ से उठ के नहीं जाएंगे जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते तो इन्होंने मीठी गोली दे दी थी, वो जो एक और ग्रुप किसानों का आया था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार ये मीठी गोली देकर और इस तरह से वर्गला कर धोखा देकर और किसानों को भिजवा सकते हैं। और देखिए ना, ये भी तो बात है, अगर काबीना में 74 लोगों को रोज़गार मिल सकता है, उनको मुफ्त पेट्रोल मिल सकता है, मुलाजमीन मिल सकते हैं, घर मिल सकता है, गाड़ियाँ मिल सकती हैं, तो इन बेचारे किसानों के लिए कुछ नहीं हो सकता, ये की बात है। लेकिन तरजीहात वाज़े तौर पर ये हैं ही नहीं, आम आदमी नहीं है। वही बात, महंगाई मुकाओ का सिर्फ नारा था, केस मुकाने आए थे, वो इन्होंने मुका लिए हैं। लेकिन आगे जब इलेक्शन होंगे तो क्या यही तरीका एक वारदात वहाँ भी काम आ सकेगा या नहीं, ये जब इलेक्शन होंगे तो चलेगा पता। लेकिन ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जमहूरियत के हवाले से आरफीन नामा में। अब पता चला। वक्त है आरफीन नामा का। आरफीन, इस वक्त अगर जमहूरियत की बात की जाए, आप यकीनन बात करते हैं कि जमहूरियत नाम की है या जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, लेकिन जो पाकिस्तान के 75 साल जमहूरियत का सफ़र है उसमें जो इस वक्त सबसे बड़ी जमातें, सबसे तजर्बाकार इस्टेब्लिश जमातें हैं, आज तो उनकी हुकूमत है, इसलिए पाकिस्तान में इससे बेहतर जमहूरियत तो नहीं हो सकती उनकी नज़र में। वो तो ये कहते हैं कि अब हम सब इकट्ठे हैं, और ये जमहूरियत की आला तरीन मिसाल है कि सब इकट्ठे होकर एक मिलकर हम मुल्क को आगे ले जा रहे हैं। भाई बहुत ज़्यादा आगे मत ले जाना, थोड़ा सा पीछे ही रहने दो। मैं अपने मुद्दे पर आता हूँ। जमहूरियत दुश्मनी का एक बार फिर न्याय शान तफाकुर के साथ सबूत देता चलूँ। पाकिस्तानी जमहूरियत के मुंह पर तमाचा है ये मशीन जो दुबई के हुक्मरानों ने दुबई के मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स में नसीब की है।
ये गरीबों के लिए मुफ्त रोटी इनिशिएटिव है दुबई के शेख फलाने फलाने की जानिब से। जो लोग साहिब सरवत हैं वो यहाँ पर इस मशीन पे रुक करके और अगर उनको कुछ लिखत पढ़त आती है तो वो इस मशीन में डोनेट कर सकते हैं। जो लोग साहिब सरवत नहीं हैं, जो मुस्तहिकीन हैं, जो अपने आप को समझते हैं कि उन्हें इस रोटी की ज़रूरत है, इसमें कई किस्म की रोटियाँ दस्तयाब हैं। अपनी मर्ज़ी की, अपनी हाजत की, अपनी तलब की रोटी आप बटन दबा करके और हासिल कर सकते हैं। कहने को वहाँ पर बादशाहत है, लेकिन अगर जमहूरियत इसके सिवा कुछ और है तो मुझे कोई बताए। जनाब मन, दुबई में वो दुबई जहाँ गधे चला करते थे, जहाँ खच्चरों पर, ऊँटों पर सफ़र किया जाता था, और उस वक्त यहाँ हमारे यहाँ कराची में ट्राम चलती थी, हमारे यहाँ सड़कें पानी से धुला करती थी, हमारे यहाँ वसी व अरीज़ एक इंफ्रास्ट्रक्चर ज़बरदस्त किस्म का अवेलेबल था। लेकिन सद हज़ार शुक्र इस पाक परवरदिगार आलम का कि ये पापी लानतज़दा जमहूरियत की मेहरबानी से अब हम चिंची रिक्शा पर आ गए हैं और दुबई कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। अब आपको लूप दिखाएं पाकिस्तानी स्टाइल जमहूरियत का। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं इंटर्न पे मौजूद हमारे वज़ीर ख़ारजा। ये एक बस के अंदर महवे सफ़र हैं अपने चेली चापड़ चमचों के साथ। इसमें सीएम सिंध भी मौजूद है और वो नौटंकी मुर्तज़ा वहाब साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कोर्ट के फैसले पर एहतजाजन इस्तीफ़ा दे दिया था, लेकिन अभी तक उनका ट्विटर जहर उगल रहा है। अभी भी वो KMC के ठेकेदार चल रहे हैं, अभी तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ। ये इन्होंने कराची में, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं, इसमें उन्होंने 240 बसें क्या इफ्तिताह कर दी। अपने वज़रा के साथ, अपने वज़ीर आला के साथ गोया बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब आप सोचिए कि दुनिया चांद पे है और हज़रत बिलावल और ये भुट्टो वाली सरकार शहर में बर्बाद शुदा सड़कों पर आलीशान चंद बसें चला करके हमारी जमहूरियत दोस्ती का इम्तिहान ले रही है। अब मैं आपको दिखाऊं जमहूरियत में और क्या क्या होता है हमारी सरजमीन पर। भाई वो दिखाओ तरबूज बांटते हुए। हमारे यहाँ जमहूरियत में तरबूज भी बांटे गए। ये जो अभी गर्मी गई थी, उस गर्मी में ये देखिए तरबूज पे लिखा है जमात इस्लामी PP 16। ये इंटीरियर में मेरा ख्याल हुआ है या पंजाब में, आई डोंट नो। ये हज़रत इंतहाई खुशी और इंबिसात के साथ इस बच्ची को और इस साहब को या लड़के को तरबूज बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अगली तस्वीर जो आपको नजर आएगी उसमें साबुन बेचा जा रहा है और वो भी फ्री, यानी साबुन बेच करके उनको और जमहूरियत दोस्ती का सबूत दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भाईजान कोरोना शोरोना मौजूद है, बहुत सारे वायरसेस हैं। ये देखिए, इन गरीबों को देखिए, ऐसा लग रहा है कि किसी थाने में इनको ज़बरदस्ती बिठा करके और ये फ़ोटो शूट कराई गई है। दुबई की मिसाल अपने जहन में रखिएगा। और यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त 2022 में आपके जमहूरियत वाले नौटंकी हुक्मरान, ये क्रिमिनल्स का टोला आपके साथ क्या कर रहा है मैं आपको दिखा रहा हूं। अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में, वो क्लोरीन वाली खबर लगा दो भाई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जहां 70% से ज्यादा टैक्स दिया जाता है पाकिस्तान को चलाने के लिए। यह खबर आपको इंतहाई शराफत वाली बताइए। जो मेरे पास खबर मौजूद है मैं वो पढ़ के सुनाता हूं। कराची के 71% इलाकों के पानी में निगलेरिया वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। इस मर्ज में दिमाग को खा जाने वाले खतरनाक अमीबा निगलेरिया की मौजूदगी होती है। इस मर्ज से शरह अमवात 98% है, 98%। कोरोना में कितनी थी आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। कोरोना में इतनी नहीं थी, 98% है। ये वायरस अगर आपके दिमाग को निगल गया तो आप फिर कहां होंगे ये आप सोचिए। अब आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरियत भी है, हमारे यहाँ वजीर आला भी है, हमारे यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर या मेयर भी होता है, हमारे यहाँ गवर्नर, वजीर आजम, सदर भी होते हैं, हमारे यहाँ चीफ ऑफ फलाना भी होता है, हमारे यहाँ चीफ फलाना भी होता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं होती तो हया शर्म नहीं होती। अगली खबर दिखाओ भाई। शहरी निगलेरिया से बचाव के लिए खुद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। शहरी निगलेरिया से खुद बचें, वो खबर चला दो। ये देखिए आप, और ये भी हुकूमत ने नहीं तकल्लुफ किया। जामा कराची के सरबरा, कॉम्स्टेक के कोऑर्डिनेटर जनरल फलाने ये शहरियों की भलाई के लिए इन्होंने एक पैगाम जारी किया है कि भाई अगर आपको अपनी जिंदगी अजीज है तो आप खुद बचें। अब आप सोचिए कि पानी आपने खरीद के पीना है, निगलेरिया से बचने के लिए क्लोरीन की गोलियां आपने खुद अपने टैंक में डाल करके अपने आप को बचाना है। आपने डेंगू वायरस से खुद बचना है। शहर में स्प्रे नहीं हो रहा,
सिंध बिल्कुल डूबा पड़ा हुआ है, स्प्रे नाम की तो नौबत ही नहीं आने की। और अगली खबर आपको बता रही है, कराची में डेंगी वाली खबर लगाओ, कराची में डेंगी से अमवात की तादाद 33 हो चुकी। कराची में अमवात की तादाद 33 हो चुकी। इस एक वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, खबर चली है कि कराची में डेंगी के 280 नए केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और ये खबर खुद महकमा दाखिला सिंध की है। सिंध में सैलाबी पानी से अमराज का फैलाव तेज, डायरिया मलेरिया के मजीद 11,000 से ज्यादा केसेस। और ये देखिए, आप डेंगी से बच सकते हैं, मलेरिया से बच सकते हैं, निगलेरिया से बच सकते हैं, आप नहीं बच सकते तो मुर्तज़ा वहाब के फक्कड़पन से नहीं बच सकते, आप इनके तर्ज सुखन से नहीं बच सकते कि जिसमें ये अवाम को यकीन दिलाते हैं कि मैं तो बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन ये जो हालिया डाका कोर्ट ने मुझे नहीं मारने दिया अवाम की जेब पर, जिससे मैं भुट्टो वालों के लिए, उनकी नस्लों के लिए कुछ और भत्ता इकट्ठा कर सकता था, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये वो आदमी है जो पिछले वाली मुख्तारा माई वसीम अख्तर का तसलसल है। ये वो कॉमेडियन है जो हम पर नाजिल किया गया है भुट्टो खानदान की वफादारी की जुर्म में। ये वो आदमी है कि जो कराची में बर्बाद हो जाता है। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस वक्त मौजूद नहीं है और इन मौसूफ का ट्विटर अकाउंट हर वक्त जहर उगलता रहता है, जहरीला मवाद उगलता रहता है। ये बेचारा हमें ये बताता रहता है कि मैंने आज फला गली में पाइपलाइन डाल दी, फला मोहल्ले में हमारी टीम जो है वो पैच वर्क कर रही है। मुर्तज़ा वहाब को मैं चैलेंज करता हूं, मेरी गाड़ी में एक दिन आकर के बैठे, हक हलाल की सेकेंड हैंड गाड़ी में अपने पैसों से फ्यूल डलवा करके मैं मुर्तज़ा वहाब को शाम तक घुमाऊंगा और उसके बाद मैं देखता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस के बाद मैं कोट करता हूं मुर्तज़ा वहाब को कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम हया ना करो तो फिर जो चाहे करो। मैं चेक करूंगा कि मुर्तज़ा वहाब में अगर वो चीज है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं इस हदीस की रोशनी में, तो उस दिन वो इस्तीफा देते हैं या नहीं। करनी तो उन्हें इस शहर से, इस मुल्क से हिजरत चाहिए, क्योंकि उन्हें इतने सारे लोगों का, इस पूरे शहर का वाली, वारिस और ठेकेदार बनाया गया। लेकिन उनके ठेकेदार इस वक्त कराची में जो कुछ कर रहे हैं, अगर एक दिन मुर्तज़ा वहाब मुझे टाइम दे, एक दिन वो बॉल की टीम को टाइम दे, सुबह से शाम तक घुमाऊंगा और इंशाअल्लाह ताला उनको कहीं जाने नहीं दूंगा। अब आपको दिखाता हूं एक और जमहूरियत की शक्ल। अंजिलिना जूली आंटी की तस्वीरें लगाना शुरू करो भाई, एक एक करके। ये जमहूरियत के मामे, ये आमरियत के परवरदा। ये देखिए, इस गैर मुस्लिम, ये कलमा गो नहीं है, आप जन्नत के ठेकेदार हैं, आप डिस्प्रिन भी उन्हीं से खरीद के खाते हैं। आपके अस्पतालों से उनकी इजाद करदा मशीनें निकाल दी जाएं तो सब बेमौत मारे जाएं। इस औरत के चेहरे पर ये ममता भरी मुस्कुराहट देखो। ये सामने वाला बच्चा ना इसकी कास्ट से है, ना इसके मजहब से है, ना इसके कौम से है, ना इसके मुल्क से है। इसके चेहरे पे मौजूद ये दर्द देखो, इसकी आंखों में। क्या ये दर्द आपके बिलावल की, आपके शहबाज शरीफ के, आपके फलाने के, आपके ठिकाने के तमाम लोगों की मैं बात कर रहा हूं, इनकी आंखों में नजर आता है जो अंजिलिना जोली की आंखों में है। ये है वो जमहूरियत जिसकी मुझे तलाश है, जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। वो जमहूरियत जिसके ख्वाब हमें मेरा प्यारा भाई उसामा गाजी सुबह शाम दिखा रहा होता है। वो जमहूरियत ना हमारे लिए है, ना वो जमहूरियत हमें सर्व कर सकती है। वो जमहूरियत माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, मेरे मुंह में खाक, सूअर का वो गोश्त है कि जिसको मशीन में एक तरफ से डालेंगे तो दूसरी तरफ से सूअर का कीमा निकलेगा, और सूअर बिस्मिल्लाह पढ़ करके भी माज़अल्लाह अगर खा लिया जाए तो हलाल नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मस्जिद में बैठ के रिश्वत लेना जायज़ नहीं है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह शराब पीते हुए बिस्मिल्लाह पढ़ लेने से शराब का पीना आपके लिए मुनासिब या जायज़ या हलाल नहीं ठहरता। तो अब पाकिस्तानियों, अब जमहूरियत के दिलदादा लोगों, इसी तारीफ की रोशनी में दुबई की वो जो डेफिनेशन मैंने दिखाई, वो दुबई का हुक्मरान जो अपने लोगों को सड़क पर भूखा मरने देने के लिए तैयार नहीं है, और ये वो औरत जो अपना मुल्क, अपना देश, सब कुछ छोड़ करके अपना करियर छोड़ करके आपके पास, आपके बच्चों के पास, आपके बुजुर्गों के पास उनकी दिलजोई के लिए आई है। सोच लो कि तुम्हें कौन सी जमहूरियत चाहिए, ये लानत ज़दा, मनहूस, बदबूदार, ताफुन ज़दा जमहूरियत, या वो जमहूरियत जिसके मैं तुम्हें ख्वाब दिखा रहा हूं। आपने ये अंजिलिना जोली की बात की, लेकिन मरीम नवाज साहिबा ने भी तस्वीर लगाई थी, वो खातून के पास भी गई थी, बाद में उसको इमदाद भी मिल गई थी। आज भी वो एक बच्चे की तस्वीर अपने लगा कर रखती हैं डीपी पर।
तो वो भी तो गई थी, और भी शहबाज शरीफ साहब भी रोज़ जाते हैं। अब वो सिंध के लोग हुक्मरान गए लेकिन लोगों ने घिराव कर लिया, वो तो कहेंगे हम तो जाते हैं, लोग ही बर्दाश्त नहीं करें, हम क्या करें। इतनी पढ़ी लिखी, इतनी काम की बातें अपने तौर पे, इंटेलेक्चुअलता के इतने मोती मैंने बिखराए, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आपने फिर फुल टॉस दे करके एक और तवर्रा जो है वो मेरी तरफ धकेल दिया। भाई मैं आपसे कहता आ रहा हूँ कि मकामे फ़िक्र है ये। किसी एक, ऐसे तो बिलावल भी किसी एक खातून, किसी एक मर्द को पकड़ करके और उनसे अपने सर पे और वो हाथ फिरा लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं। ऐसे तो ये मरियम नवाज जिनकी आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी, वो जो आप तस्वीर का हवाला दे रहे हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, डिटेल में जाने की। ये सब शोबदेबाजी है भाई, ये सब शोबदेबाजी है। आप करके तो दिखाओ, यहाँ इस तरह से आकर के अंजेलिना जोली की तरह करके तो दिखाओ, अपनी आंखों में वो तरस लेकर के तो आओ, वो खुदा तरसी नजर तो आए तुम्हारे चेहरे पे, वो सब चीजें छलकें तो ठीक। आरफिन, लेकिन आज जो तस्वीरें मिठाई खाने की हैं उसमें वो अंदर से नज़र आ रही थी। जो आप बात कर रहे हैं कि वो हमदर्दी चेहरों पर नज़र नहीं आती, लेकिन आज जब रिलीफ मिला है तो खुशी अलबत्ता ज़रूर चेहरों पर अयां थी। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन। कुछ 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 खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो, है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एक बार फिर नंबर 1। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।